उनको बहुत मज़ा आया पेपर सॉल्व करने का। तौर तरीका हम लोग सीखेंगे, एक एक चीज़ सीखेंगे। सो आइए आप लोग को मैं पहले पेपर दिखा दूं कि मैं जो बात बोल रहा हूं, ताकि आप लोग को यकीन हो कि आप लोग बहुत अच्छे चैनल पे पढ़ रहे हैं और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अगर आप ई गुरुकुल एकेडमी से करते हैं तो आप एडवांटेज उठा सकते हैं। आइए देखिए। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं स्टूडेंट, ये है ना दिल्ली पब्लिक स्कूल का क्वेश्चन पेपर क्लास 10th प्री बोर्ड। और एक एक कर हम लोग देखेंगे कि सेक्शन ए में जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कैरिंग 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी जो है 5 शॉर्ट आंसर है कैरिंग 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी जो है कैरिंग 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन डी जो है वो लॉन्ग आंसर है जो 5 मार्क्स ईच है। और सेक्शन ई जो है वो 3 केस बेस्ड स्टडी इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट है जो फॉर्म 4 मार्क्स ईच है। तो एक एक कर हम सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो आइए ध्यान से देखिए और हमारे साथ सीखिए। सो मैं स्टूडेंट बोर्ड पे, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप बोर्ड पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एलसीएम निकालना है दिस एंड दिस का। तो मैं क्वेश्चन डिस्कशन के दरमियान आपको पूरा का पूरा एक शॉर्ट वे में आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। जितने भी से इस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूलाज होते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन हो हर चैप्टर को मैं पकड़ूंगा। तो सबसे पहले आप लोग नोट में कर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है लिखते चलेंगे ताकि आपका रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहला आप लिखेंगे, पहला जो रिलेशन आपको पढ़ना है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दूसरा याद रखिएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है दोस्तों वो होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। और तीसरा याद रखना है, दुनिया का कोई भी एलसीएम है दोस्तों वो हमेशा एचसीएफ से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट, मैं फिर से मार्क करूंगा और आपको इस पे लेके आऊँगा। अगर आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकालते हैं और उसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम को पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये बात याद रखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कहा गया एलसीएम निकालने के लिए, तो चौथा पॉइंट में लिखिए कि अगर जीवन में आपको एलसीएम निकालना है तो फैक्टराइज करने के बाद आप पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद एलसीएम जब निकालना है ना तो मैक्सिमम कॉमन पावर को छांट लेना है। बस ये देखना है आपको। और पांचवा पॉइंट में लिखिएगा, अगर जीवन में अभी कभी भी आपको एचसीएफ कहे तो मिनिमम है ना कॉमन पावर छाटेंगे। आइए क्वेश्चन पे देखिए। तो आपको कहा जा रहा है एलसीएम निकालने का, तो ठीक है सर, मेरे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 2 इंटू ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाएंगे। ये पहला केस था और ये दूसरा केस है 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों है ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि सर 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है। आपको क्या निकालना एलसीएम, तो आप 2 का मैक्सिमम पावर क्या लेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 स्क्वायर। यहाँ 3 का पावर 2 है और यहाँ 3 का पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 3 का कितना है, तो 2 है। यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, तो आपको मैक्सिमम पावर लेना है दोस्तों, मैक्सिमम पावर, तो 5 का स्क्वायर। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। आप बोलेंगे सर 25 इंटू 4 करेंगे सर तो 100 हो जाएगा। कुछ गलती तो नहीं किया, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, शायद क्वेश्चन में गलती कर दी है। आइए दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार लेंगे, है ना। यहाँ पे इनिशियली 5 का स्क्वायर लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ 5 का क्यूब था, तो आप लोग सभी बच्चे यहाँ पे 5 का क्यूब कर लेंगे। अब आइए सर, यहाँ 5 का अगर कॉमन पावर देखें मैक्सिमम में तो 5 क्यूब है, तो यहाँ 5 क्यूब लिखेंगे। और 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब अगर आप गुना करेंगे
तो सर हम क्या करेंगे, 9 4 जा कितना होता है दोस्तों 36 इंटू 125। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो डायरेक्ट करेंगे, नहीं तो जिनको गुना सिंपली आता है वो गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम इसका आधा करेंगे और इसका डबल करेंगे, फिर हम इसका आधा करेंगे और फिर इसका हम डबल करेंगे, तो 5 9 जा 4500 आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। आप ऑप्शन मारिए और आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, हाँ बहुत बच्चों के मन में सवाल हो रहा होगा कि सर क्या आप अभी बेसिक स्टैंडर्ड मैथ डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन है पेपर दोस्तों बेसिक मैथ का। बहुत जल्द जब मेरे पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो मैं वो भी डिस्कस करूँगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए और सारे बच्चे अपना रिविज़न करते रहिए मेरे साथ साथ। कह रहा है क्या क्वेश्चन में, ऑन GT रोड 3 consecutive ट्रैफिक लाइट चेंजेस आफ्टर 36, 42 and 72 seconds. If the lights are first switched on at 9 AM, then they will change simultaneously at। क्वेश्चन क्या बोला कि कोई GT ग्रैंड ट्रंक रोड है, GT रोड है, वहाँ पे 3 ट्रैफिक लाइट इंटरवल 36 सेकेंड के बाद, फिर अगला 42 सेकेंड के बाद, फिर अगला 72 सेकेंड्स के बाद जलता है। फिर क्वेश्चन में डिमांड किया आपका कि अगर यह लाइट्स फर्स्ट स्विच्ड किए गए हैं, कितने ऑन किए गए हैं 9 बजे, तो बताइए एक साथ फिर ये तीनों लाइट कितने बजे जलेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका 4 ऑप्शन है और आप कैसे बनाएंगे। कभी भी ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि आपको एलसीएम निकालना है, तो दिए हुए नंबर का फटाफट आप एलसीएम निकालिए। 36 है, 42 है और 72 है ना। आइए सबसे पहले हम 3 से ले जाते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि फिर सर हम 2 से ले जाते हैं। 2 6 जा, 2 7 जा 12 जा, फिर 3 से जा रहा है, 3 से ले जाओ, 3 2 जा, ये नहीं जा रहा है ऐसे ही छोड़ दो, और 3 4 जा। फिर आप क्या देख रहे हैं सर 2 से अभी भी 2 नंबर कट रहा है ना, जब तक 2 नंबर कटेगा तब तक डिवाइड करेंगे। ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब नंबर क्या हो गए, डिफरेंट आ गए, आप यहीं रुक जाइए, अब एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम जो आपका आएगा है ना 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, सबको आप मल्टीप्लाई करें दोस्तों। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और यहाँ दिन दोनों गुना करेंगे तो 7 2 जा 14। 36 को 14 से गुना करें, आंसर आ जाएगा 6 4 जा 24, 2 4 3 12, 12 2 14, और फिर 36 जोड़ दो इसको, 4 6 4 10, 3 1 4 और 1 5, कितना आया दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर ये हमारा आ गया 504 सेकेंड, क्योंकि आंसर क्या चीज़ में है, सेकेंड में है। अब इसको क्या देख रहे हैं कि आंसर जो है वो घंटा में है, मिनट में है और सेकंड में है, तो आप इसको 60 से डिवाइड कीजिए। तो अगर आप 504 को 60 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो 6 8 जा कितना होता है दोस्तों 48। तो आप यहाँ 48 लिखें, 10 में से 8 गया 2 है ना, ये ख़त्म। अब जैसे ही यहाँ देख लिए 8 है, तो इसका मतलब 8 सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। 9:08 मिनट और 24 सेकंड पे यह क्या होगा, जल उठेगा। आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं है। समझ में आया दोस्तों, क्योंकि हमको पहला पता चल गया कि सर ये जो भी होगा 9:08 मिनट और कुछ सेकंड होगा। एक ही ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि आप MCQ बना रहे हैं तो आप इस पर कम समय दीजिए, नहीं तो आपका पूरा का पूरा सेक्शन एक छूट जाएगा। और जो लड़के नहीं चाहते कि सर हम एग्जैक्ट आंसर लाएँ, वो फिर यहाँ से फिर क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब तौर तरीका है जो आपको सीखना चाहिए कि सर MCQ में कितने लड़के होते हैं ना जो काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं, है ना, सॉल्व करके निकालते हैं। अरे सॉल्व करके निकालने से क्या फ़ायदा है, पहले ये बताओ। हमें फास्ट बनाना है ताकि हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे समय बचा सके। मैक्सिमम मैंने क्या देखा है कि लड़का जो है ऑब्जेक्टिव में ही अपना समय पूरा का पूरा गवा देता है, ऐसा कभी ना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखो है ना, अगर नहीं बताऊंगा तो फिर भी बहुत लड़कों को डाउट ही रह जाएगा, इसलिए देख लो भाई, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, अब आपका रिमाइंडर यहाँ से क्या उतरेगा, 4 उतरा, तो ये हो गया मिनट और ये हो गया आपका सेकंड। तो 8 मिनट 24 सेकंड, 8 मिनट 24 सेकंड पहला ऑप्शन सही है, सही मारेंगे और निकल जाएंगे। अब तो सब लड़के लोग को समझ में आ गया होगा, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे
कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि क्वार्टिक पोनोमियल है जिसका एक जीरो आपको दिया हुआ है कि 6 है एंड सम ऑफ इट्स जीरोस जो है वो 0 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्वार्टिक पोनोमियल तैयार करना है। अगर आप मेरे साथ पढ़े हुए हैं तो आपको याद होगा, एक बार एक रिवीजन कर लीजिए कि अगर जनरल फॉर्म में क्वार्टिक इक्वेशन का लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। सर यहाँ पे अगर सम ऑफ जीरोस की बात करता हूँ तो ये होता है सर दोस्तों माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूँगा तो ये होता है सी बाई ए। और अगर आपको क्वार्टिक पोनोमियल कहे तैयार करने के लिए तो आप स्केलेटन मेरे साथ पढ़े होंगे, जितने भी बच्चे हैं यही होता है दोस्तों स्केलेटन। तो अगर आपको बढ़िया से क्वार्टिक पोनोमियल अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और एक एक कर वहाँ से रिवीजन करना शुरू कर दो दोस्तों। जो भी पढ़ाया हूँ बहुत ही उम्दा किस्म का पढ़ाया हूँ। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 106 दिया हुआ है। इसका मतलब कि लेट कर लेंगे सर कि अल्फ़ा बराबर कितना है 6 है, कोई दिक्कत दोस्तों। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो कितना है 0 के है, क्योंकि सम ऑफ जीरोज इज़ 0। अल्फ़ा यहाँ 6 रखो तो यहाँ से बीटा निकल जाएगा दोस्तों, तो देयरफॉर आपका बीटा जो हो गया वो आ गया माइनस का 6। अब आपको सब कुछ मालूम है, उस फॉर्मूला में रख दीजिए। तो पी एक्स बराबर लेट कर लेंगे सर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू है 6, बीटा का वैल्यू है -6 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का वैल्यू है 6 और बीटा है माइनस का 6। आराम से सॉल्व करोगे तो ये तो कट जाएगा और 0 हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया -6 इंटू 6 36। आंसर देखो, टिक मारो, आगे बढ़ो। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर था। ठीक है दोस्तों, सो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आपके पास कहा जा रहा है कि इक्वेशन जो है 3x माइनस 5y बराबर 7 और 9x माइनस का 5y बराबर 21 है। पहला ऑप्शन है आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपका नो सॉल्यूशन के लिए, तीसरा ऑप्शन है इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका नन ऑफ द अबव। तो आइए सबसे पहले हम कुछ इस चैप्टर से आपको है ना सिस्टम ऑफ लीनियर और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंडीशन जो होता है सॉल्वेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो कंडीशंस होते हैं वो कंडीशन आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए। एक एक कर कंडीशन में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2x b2x और प्लस c2 बराबर 0। तो सबसे पहला कंडीशन होता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़, कोई पूछेगा क्या सर, पहला यूनिक सॉल्यूशन। कब कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है? जब कहेंगे आप a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2, कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। दूसरा कंडीशन है दोस्तों नो सॉल्यूशन का, और तीसरा कंडीशन होता है दोस्तों इनफिनाइट सॉल्यूशन का, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, हाँ। अब इनका एक और नाम है, पहले तो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन को जो है हम लोग कंसिस्टेंट के नाम से जानते हैं, है ना। थोड़ा सा यहाँ मैं लिख देता हूँ, रुक जाइए। पहले आप नो सॉल्यूशन का लिखिए। नो सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, कंसिस्टेंट। और इनफिनाइट सॉल्यूशन का नाम है ना इनकंसिस्टेंट। तो याद कैसे रखेंगे, इन है तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट, इसलिए कभी भूलेंगे नहीं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी नो सॉल्यूशन ना देके लिखा हुआ मिलेगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, और इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन ना देकर लिखा हुआ मिलेगा इनकंसिस्टेंट है। तो आप इसका दोनों नाम जरूर याद रखें। आइए सर, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है दोस्तों, a1/a2 बराबर होता है b1/b2, लेकिन नहीं बराबर होता है c1/c2 के। और जबकि इनफिनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2
C2 के। तो ये सारे कंडीशन आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, है ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। आइए अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारे टर्म को पहले लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव की तरफ बनाइए, ज़्यादा लिखने के चक्कर में मत रहिए। 9x माइनस का 15y और फिर माइनस का 21 बराबर 0, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। आप तुरंत रेशियो निकालिए ना, A1/A2 है ना, B1/B2 और C1/C2, इनका रेशियो निकाल कर चेक करो, इन तीनों में से तो कोई एक होगा। तो 3/9, यहाँ A1 है 3, A1 क्या होता है दोस्तों, x का कोफिशिएंट, A1 A2 है ना, A2 क्या होता है यहाँ नीचे वाले x का कोफिशिएंट, B1 होता है ऊपर में y का कोफिशिएंट और B2 होता है नीचे का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म यहाँ C1 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म माइनस का 21 है। तो फटाफट लिखना शुरू करेंगे। B1 कोफिशिएंट लिखना इसलिए साइन के साथ लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, -7/21। अब आप क्या देख रहे हैं सर, माइनस से माइनस, अच्छा माइनस का 20, माइनस से माइनस खत्म, ये कटा आंसर आया 1/3, ये कटा आंसर आया 1/3, ये कटा आंसर आया 1/3। आपने क्या देखा सर कि सर A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 बराबर आ गया C1/C2। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है आपका वो कैसा है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। मैं इस तरह से आपको प्री बोर्ड के मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ से आपका थ्योरी भी कवर हो रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, और आपने कितना सही बनाया कितना गलत बनाया, जितने भी हमारे DPS के बच्चे देख रहे हैं वो अपने अपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन मिला लें। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे दोस्तों, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जो क्वेश्चन आया है DPS में वो आ गया है किससे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कह रहा है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो हैज़ 2 इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स क्या है सर, आपस में बराबर है। तो आपसे पूछा गया कि वैल्यू ऑफ p बताओ सर, कि इसमें p का वैल्यू क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको p का वैल्यू बताना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये जो सवाल देख रहे हैं ये आपका जो है लिया गया है नेचर ऑफ रूट से, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है ना। तो पहला अगर मैं लिखूँ जनरल फॉर्म इक्वेशन का, तो ये होता है ax² + bx + c बराबर 0। जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर का टर्म, x का टर्म और कांस्टेंट। अब यहाँ से कंडीशन लगता है कि इफ़, है ना, आप यहाँ से पहले क्या निकालोगे दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट, और ये होता है b² - 4ac, ठीक है ना। अब यहीं से सर क्वेश्चन निकलता है, पहला कंडीशन, अगर d > 0 होगा तो हम कहेंगे सर रूट्स जो होंगे हमारे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, अलग होता है, ठीक है। दूसरा, अगर इफ़ d < 0 आ जाए, चाहे d बराबर 0 आ जाए, तो हम कहेंगे सर रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे और साथ साथ में इक्वल भी होंगे, ठीक है दोस्तों। और तीसरा कंडीशन कि अगर d < 0 आएगा तो हम कहेंगे सर रूट्स जो होते हैं सर वो हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। क्या होते हैं, इमेजिनरी, दैट इज़ नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर डिस्टिंक्ट होगा तो अल्फ़ा और बीटा निकलेगा, और अगर सर d बराबर 0 तो ईच रूट का वैल्यू होता है -b/2a, जो आप पढ़ चुके हैं। आइए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखिए पहले, px² - 2√5px + 15 बराबर 0। तो सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, जो कि होता है b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे -2√5p है b का वैल्यू, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 4 × a का वैल्यू p है और c का वैल्यू कितना है दोस्तों, 15 है, और ये बराबर 0 कर दो, सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा सर 20p², और यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 60p, और ये बराबर 0। 15 × 4 = 60 होगा, इंटू p होगा। अब आप देख रहे हैं कि सर हमारे पास क्या है, p और 20p कॉमन है, तो 20p कॉमन निकालेंगे तो यहाँ p आएगा, और 23 × 60 होता है, तो यहाँ से आप बोलेंगे सर आइदर, है ना, 20p = 0 और p - 3 = 0। तो यहाँ से p का वैल्यू 0 आएगा, या तो p का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों। अब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो आपके ऑप्शन जो है दोस्तों दो मैच कर रहा है, एक 0 ही मैच कर रहा है और एक 3 ही मैच कर रहा है। तो जो लड़के इस ऑप्शन का आंसर 0 देंगे उनको भी एग्जामिनर नंबर देगा, और जो लड़के p = 3 देंगे उनको भी एग्जामिनर को नंबर देना पड़ेगा। अगर यहाँ कहता कि नहीं हमें सिर्फ
ये बताइए, तो आप देख रहे हैं कि क्या सर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2 आएगा। तो जो लड़के का आंसर 0 लिखे हैं वो भी सही है, जो लड़के 3 लिखे हैं वो भी सही है। हालांकि एग्जामिनर को ऑप्शन जो करेक्ट देना चाहिए था वो ये देना चाहिए था, है ना, ई ऑप्शन में 0 और 3 कर देता तो ये ज़्यादा सटीक रहता। ठीक है, तो घबराए नहीं, आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का पे नंबर मिलेगा यदि उनका आंसर या तो 0 हो या तो 3 हो। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं देखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेलिस्ट को खंगालिए और वहाँ पे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बढ़िया से एक बार रिवाइज़ कर लो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है ना। 1 महीना भी अगर जम कर पढ़ लोगे ना तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है 80 में 80 कोई रोकेगा। अगर आप हमसे पढ़कर 80 में 80 नहीं ला रहे हैं मैथ्स में तो फिर पढ़ना ही बेकार है। ठीक है ना, इसलिए आप देखिए ध्यान से कि आपको मैंने कैसे बताया है। कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। अरे भाई बताओ, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब ये हुआ कि सर एक्स कोऑर्डिनेट होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। सारे बच्चों को मैंने बता रखा है। ठीक है सर, अब यहाँ से आते हैं तो कहा गया कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमने बोला था ना आप उल्टा भी बनाया करो, हमेशा उल्टा भी बना दे करो। ठीक है ना, मान लेते हैं ये P है जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास, लेट कर लेना x, y, क्योंकि बोला ना कि एक पॉइंट है जो कि x कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। तो हमने बोल दिया कि वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x होगा और y ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है कहीं ना कहीं। और ये जो पॉइंट है ये 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे, तो इसका मान लो a कोऑर्डिनेट 7 6, अरे यार 7 6, और b कोऑर्डिनेट मान लो तुम कितना, -3, सर पी ए बराबर पी बी याद करो, करवाए थे आप लोग को सर पी ए बराबर पी बी, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे। फिर हम क्या बोले थे सर, नो नीड्स टू लर्न दी फार्मूला इन द चैप्टर ऑफ है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको कोई भी हम फार्मूला नहीं रटवा है, ना तो एपी में रटवा है ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आप फार्मूला फ्री मैथ पढ़िए। अगला माइनस पिछला करेंगे दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 7 माइनस एक्स का क्या चाहिए, होल स्क्वायर, फिर 6 में से 0 को घटाओ और इसका होल स्क्वायर करो। फिर यहाँ जैसे ही करोगे ना तो कंडीशन गलत हो जाएगा, अगला माइनस पिछला नहीं करो। क्यों? क्योंकि सर -3 माइनस एक्स हमको पता नहीं चलेगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है या a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। जब भी इस तरह का सिचुएशन आए कि एक कांस्टेंट टर्म निगेटिव और वेरिएबल निगेटिव आ जाए तो तुरंत कोऑर्डिनेट हम बोले थे पलट देना। अब क्या करोगे सर, है ना, पिछला माइनस अगला करो, तो x माइनस करोगे तो ये माइनस में है ना तो प्लस कर देगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा है साफ साफ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे।
और यहाँ पे फिर हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर लो। बोलोगे सर ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तोड़ेंगे इसको तो बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और 6 का स्क्वायर कितना 36। यहाँ तोड़ो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 4 का माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 16 ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, कट गया। अब 49 और 36 को जोड़ लो तो 9 6 15 4 3 7 1 85 हो गया इधर, माइनस का 14x। इधर देख रहे हैं सर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 प्लस का 16x। अब क्या करते हैं दोस्तों, 85 को उधर ले जाते हैं, 16x को इधर लेंगे तो माइनस का 14x पहले से तो था ही इधर, फिर माइनस का हो जाएगा 16x 25 माइनस का 85। सॉल्व करेंगे, दोनों नेगेटिव है, काम करो जोड़ने का सिंबल दो माइनस का, तो 6 4 10 2 और 1 3 माइनस का 30x। और इधर देखो दोस्तों 85 में से 25 घटाओगे तो 60 आएगा, तो माइनस का 60। माइनस से माइनस गया, 30 दूनी कितना होता है 60 होता है। तो आपने x का वैल्यू कितना बोला सर 2। आप ऑप्शन देखो, आगे बढ़ो। कहाँ गलती कर दिए यार, x का वैल्यू 2 आ रहा है, कोऑर्डिनेट सही लिखे। 7,6 माइनस 3,4, कहाँ गलती हुआ भाई, चेक करो एक बार। 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस, सही तो है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर 7 दूनी 14x माइनस में 6 का स्क्वायर 36, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया दोस्तों। 49 और 36 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 4 3 7 1 8 85 आएगा, माइनस का 14x था ही, 9 6 15 25। अच्छा यहाँ प्लस का 6x लिखना था, ओहो कहाँ गलती हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ प्लस 6x होगा दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस 6x कर लो तो यहाँ हो जाएगा 20 और 20 से कम 20 और 20 दिए 60, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 3 आएगा, है ना। तो आपका जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों वो P पॉइंट 3,0। आंसर देखो और आगे बढ़ो, है ना। 3,0, तो जो लड़के का आंसर A आया था उन्होंने 100% करेक्ट बनाया था। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अभी तक 6 तक मैंने डिस्कस किया, है ना, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियोस पे लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि सर आप लोग को कौन सा चैप्टर मैं लाऊं आप लोग के लिए, ताकि, है ना, आने वाले जो आपके जो एग्ज़ाम होंगे, सेकंड प्री बोर्ड होगा, उनके लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाए और इवन बोर्ड के लिए भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं अगले बार जब आऊँगा दोस्तों तो फिर मैं पेपर डिस्कस करूँगा एक एक कर। सो आप घबराए नहीं, अब मैं कंटिन्यू आपको दिखता रहूँगा यूट्यूब पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में।